Hi guys, welcome to the third part of chapter 1 of your class 9th economics. Okay, so in our last two videos, we have discussed various concepts related to economics. For your quick revision, let me just pen down here. So the first concept we discussed was what is economy, कि economy होता क्या है. सेकेंड इज़ व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं. ओके. द थर्ड थिंग वी डिस्कस वाज थ्री इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज़ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. एंड देन we discussed what are the various factors of production. ठीक है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इन शॉर्ट फॉर्म हम इनपुट्स भी बोल सकते हैं कि व्हाट आर द वेरियस इनपुट्स दैट वी नीड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट. और उसमें हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वॉज enterprises. Okay. And how fixed capital, working capital and human capital are part of the capital. The agenda of today's video is this topic, farming in Palampur. देखो, NCERT का एक बहुत ही बेसिक सा रूल है. NCERTs are the best books in the world, और ये बात मैं विदाउट एनी डाउट कह सकती हूँ, बट ओनली तब जब आप उनके कॉन्सेप्ट्स को बहुत तसल्ली से बैठ के स्टडी करो, एक एक लाइन का आपको मतलब बताओ. ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन NCERTs टू रीड बिटवीन द लाइन्स. आपने ये फ्रेज़ कभी और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ज़रूर सुना होगा, रीड बिटवीन द लाइन्स. ठीक है. इफ़ यू आर अ रियली गुड लर्नर एंड इफ़ यू आर रेडी टू लर्न, देन NCERTs कैन बी योर बेस्ट टीचर्स. तो ऐसे ही इसके अंदर है, द लैंड इज़ फिक्स्ड एंड वेरियस अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू द लैंड. आपको इस मतलब इकोनॉमी जो होते हैं ना, उसके बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स को ये छोटी सी स्टोरी, ये छोटा सा गांव बहुत क्लियर कर देगा. ठीक है. इस गांव की छोटी सी जो प्रॉब्लम है लैंड की लिमिटेड होने की, वो आपको इकोनॉमिक्स के एक जनरल प्रिंसिपल के साथ आपका एक कनेक्ट बिठाने की कोशिश करेगी. ओके. And then the second concept, which is there any way that one can grow more on the same land. ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जनरल इकोनॉमी के कुछ प्रिंसिपल्स को आपके दिमाग में इस्टेब्लिश करने के लिए. ओके. देन विल द लैंड सस्टेन, क्या ये लैंड इन सब चीज़ों को झेल पाएगा. यहाँ पे भी इकोनॉमी के कुछ इम्पॉर्टेंट जनरल प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है. एंड हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी फार्मर्स ऑफ विलेज पालमपुर. सो आज के हमारे एजेंडाज़ में ये 4 टॉपिक हैं. ठीक है. इनके डिटेल डिस्कशन से विल बी एबल टू स्टडी सम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी. आप चाहे विलेज पालमपुर की इकोनॉमी की बात करें, चाहे इंडिया की एज अ होल ऑफ इकोनॉमी की बात करें, ये कॉन्सेप्ट्स जो आज आप पढ़ेंगे, ये सभी प्रकार की इकोनॉमीज़ में वैसे के वैसे अप्लाई किए जा सकते हैं. तो क्या है ये कॉन्सेप्ट्स, क्या है ये फैक्ट्स जो हर इकोनॉमी पे हम अप्लाई कर सकते हैं. So let us move to our slides. So the first principle of economy is that the land is fixed. I'm so sorry. One second. Yeah. The land is fixed. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो लैंड है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ज़मीन नहीं होता. ओके. लैंड जस्ट डज नॉट मीन कि ज़मीन का टुकड़ा. नो, इट मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज. हाउएवर आपकी बुक में जो लैंड है उसको हाईलाइट किया गया है एज अ लैंड ऑफ विलेज पालमपुर. ठीक है. क्योंकि जो विलेज पालमपुर है उसकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चर है. और एग्रीकल्चर का जो मेन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है वो क्या होता है, इट इज़ मेन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ लैंड.
सो इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है. सो इट इज़ टोल्ड दैट जो आपका गांव है इट हैज़ अ वेरी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कल्टिवेबल लैंड. ठीक है, और देर इज़ नो स्कोप फॉर इंक्रीजिंग लैंड बियॉन्ड what इज़ ऑलरेडी being कल्टिवेटेड. तो ये जो विलेज पालमपुर है उस इकोनॉमी का एक इशू है कि वहाँ पे लैंड जो है वो लिमिटेड है और लैंड को फर्दर इंक्रीज़ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि जितना इंक्रीज़ किया जा सकता था वो ऑलरेडी किया जा चुका है. ठीक है, सो इट नीड्स द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन. सो अब विलेज पालमपुर की डिमांड क्या है? द डिमांड इज़ कि आपके पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसी के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें. ओके, अब आपको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? बुक के अंदर सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके नेक्स्ट स्टोरी पे मूव किया जा चुका है, लेकिन हम डिस्कस करते हैं कि क्या एम है इस बुक का आपको इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करने का. लैंड इज़ फिक्स्ड. द पर्पस इज़ दैट वी एज अ स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि लैंड दे आर लिमिटेड. इकोनॉमिक्स का जो जनरल रूल है वो यही है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं एंड दे कैन नॉट बी एक्सपेंडेड इनडेफिनिटली. ठीक है, एंड वी आर इंट्रोड्यूस टू द आइडिया कि डेवलपमेंट जो है इट मस्ट occur within the fixed limits. ठीक है, so we should learn resource limitation is a major concern in agriculture, and not just in agriculture, in every sphere of production there is this issue of resource limitation. और इस इशू को जो कंट्री जितने अच्छे से टैकल करती है वो उतनी ही अच्छी इकोनॉमी कहलाती है. ठीक है, सो efficient utilization of fixed land is key to increasing production. तो आप इसको बस एक विलेज पालमपुर की प्रॉब्लम के जैसे ट्रीट मत कीजिए. ये प्रॉब्लम हम एज अ स्टूडेंट भी अपनी डे टू डे लाइफ में फेस कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दूँ तो आई हैव दिस एग्ज़ाम विद इन सम डेज़. ठीक है, मेरे पास जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड है और मुझे जो चीज़ें करनी है वो बहुत ज़्यादा करनी है. तो इस केस में जो मेरा टाइम है वो मेरा रिसोर्स है एंड रिसोर्स इज़ ऑलवेज लिमिटेड. नाउ आई हैव टू फिगर आउट कि कैसे मैं बहुत सारे नोट्स विद इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम बना लूँ और कैसे अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करूँ. सो व्हाट कैन बी द वेज कि मैं उसी लिमिटेड टाइम को बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकूँ और प्रोडक्टिव बन सकूँ. दिस इज़ द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, right? Economics can teach us कि how can we utilize the limited amount of resources at their best. So I really hope कि आपको आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि इन इकोनॉमिक्स और इन एन इकोनॉमी द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ जनरल प्रिंसिपल. ठीक है, योर रिसोर्सेज आर फिक्स्ड. जैसे कि विलेज पालमपुर में लैंड इज़ फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड फर्दर. आपको जो करना है उसी अवेलेबल रिसोर्स में करना होगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सेकेंड सेक्शन. इज़ देयर एनी वे दैट वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? ऑफकोर्स देयर आर सोल्यूशंस. तो विलेज पालमपुर का क्वेश्चन है कि भाई आपके पास लैंड तो लिमिटेड है तो क्या आप कुछ कर सकते हो? सो आपने एक फ्रेज़ ज़रूर सुना होगा, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. हेयर द नेसेसिटी इज़ कि आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड में अनलिमिटेड प्रॉफिट्स को अर्न कर सको बिकॉज यू हैव नो अदर ऑप्शन. देर इज़ नो स्कोप फॉर फर्दर इंक्रीज इन योर लैंड एरिया. तो आप क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि आप मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं. ठीक है, you have been introduced to the concept of multi-cropping as a technique to increase the yield. Okay, say hi to the aeroplane. Bye to the aeroplane. Different crops are grown in different seasons. ज्वार, बाजरा, पोटैटो, वीट. तो क्योंकि आपका लैंड लिमिटेड था तो फार्मर्स ने एक सोल्यूशन निकाला. क्यों ना सेम पीस ऑफ लैंड पे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स सीजनली ग्रो किए जाएं.
ताकि उसी लिमिटेड लैंड को आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सके और उसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सके। ओके, रोल ऑफ इरिगेशन इज़ अनेबलिंग दी मल्टी क्रॉपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात की गई है कि कैसे आपके अच्छे डिसीजंस, आपकी अच्छी नॉलेज और कैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आपको आपके आउटपुट को इंक्रीज़ करने में मदद कर सकती है। सो अगेन, दिस स्टोरी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस स्टोरी का पर्पस क्या है। तो इस स्टोरी का पर्पस यही है कि हाउ प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट एक्सपेंडिंग द लैंड एरिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस हो, सो इट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर मी कि मैं डिमांड करूँ काश मुझे और टाइम मिल जाए। पर इज़ इट मतलब क्या ये हो पाएगा? क्या ये ज़रूरी है कि मुझे अगर टाइम इंक्रीज़ भी कर दिया जाए, मेरा रिसोर्स इंक्रीज़ भी हो जाए, तो मेरी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी? ठीक है, तो लिमिटेड टाइम के अंदर भी अगर मुझे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो मुझे अपने तरीक़ों में बदलाव लाना होगा। जस्ट लाइक द फार्मर्स ऑफ विलेज पालमपुर, उन्होंने अपने तरीक़ों में बदलाव लाया, अपने क्रॉप्स उगाने के तरीक़ों में बदलाव लाकर उन्होंने अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने का एक तरीका निकाला, उन्होंने अपने आउटपुट को इम्प्रूव करने का तरीका निकाला। ठीक है, कैसे किया? बाय चेंजिंग देयर वेज। पहले वो नॉर्मल फार्मिंग करते थे, अब वो मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग? इट इज़ कि आप एक ही मतलब पूरे सीज़न में पूरे साल में अलग अलग सीजनल क्रॉप्स को ग्रो करें और उस आउटपुट को बेच कर एक्स्ट्रा पैसे कमाएं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट ग्रोइंग वन क्रॉप, ग्रो सीजनल क्रॉप, ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड। ठीक है, सो the purpose is also to emphasize on the technology, that is electricity and tube bells in rural area for development. ठीक है, and we should understand कि कैसे हमारी फार्मिंग टेक्निक्स, और ये मैंने जैसे कि बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ फार्मिंग से रिलेट मत करो, इसको अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करो, इंडिया एज ए कंप्लीट इकोनॉमी से रिलेट करो। तो कैसे आपकी कुछ टेक्निक्स बदलने से, कैसे आपके तरीके बदलने से और कैसे टेक्नोलॉजी के यूज़ से आप अपने आउटपुट को और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। दिस इज़ द इंटेंशन ऑफ दिस सेकेंड सेक्शन। ओके, मल्टीपल क्रॉपिंग जो है it is a method which was used to maximize the use of land. So a change in technology maximized the productivity of the land. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था इट वाज कि लैंड जो है वो फिक्स्ड है, सो इट इज़ अ प्रॉब्लम। एंड सेकेंड स्लाइड वाज रिलेटेड टू द सल्यूशन कि कोई बात नहीं, अगर आपका रिसोर्स लिमिटेड है तो change your techniques and use technology. You will be able to improve the production. Okay, and just do not relate it to the Palampur, relate it to the whole economy. ठीक है, एज एन इकोनॉमी इंडिया के भी अपने खुद के कुछ चैलेंजेस ज़रूर होंगे और इंडिया ने उन चैलेंजेस को डील करने के लिए कुछ यूनिक टेक्निक्स अप्लाई करी होंगी और कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज़ इन्वेंट करी होगी ताकि उन चैलेंजेस को हम फेस कर सकें। नाउ द थर्ड इज़, विल द लैंड सस्टेन? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो, आपका लैंड लिमिटेड था तो आप टेक्नोलॉजी ले आए, टेक्नोलॉजी में आप और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप टेक्निक भी लेकर आए। टेक्निक में आपने चीज़ें करी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर अपनी फार्मिंग को बढ़ाना था तो आप पहले दूसरे किस्म की सीड्स को इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, आपकी बुक के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है विच इज़ रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन, कि कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर वाज नॉट सो ग्रेट और हमारा कंजम्पशन जो था, कंजम्पशन डिमांड्स जो थे वो पूरे भी नहीं हो पा रहे थे। सो वी इंट्रोड्यूस्ड HYV सीड्स। मतलब HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, एक हमारा एडवांसमेंट था जिसे हमने बोया और हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए।
ठीक है। HYV सीड्स के साथ साथ हमने बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारा आउटपुट जो था वो इंक्रीज़ हो गया। बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। कैसे एनवायरनमेंट? क्योंकि HYV सीड्स के प्रोडक्शन के लिए वाटर जो था उसका यूसेज बहुत ज़्यादा था, पेस्टिसाइड्स का यूसेज बहुत ज़्यादा था, फर्टिलाइजर्स का यूसेज बहुत ज़्यादा था। सो टू इंक्रीज़ द आउटपुट विज कॉस्टिंग अस आर एनवायरनमेंट। तो किसे चूज़ किया जाए? एनवायरनमेंट को चूज़ किया जाए कि आउटपुट को चूज़ किया जाए? दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर एवरी इकोनॉमी, to choose development or to choose production or to choose output. ठीक है. So let us just study that the introduction of the modern farming methods, or we can say the introduction of the different techniques, ठीक है, new evolved techniques such as HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides के अपने कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान होते हैं. जैसे फ़ायदों में आया प्रोडक्शन बढ़ गया, जो कि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है. लेकिन नेगेटिव आउटकम क्या हुए? सॉइल फर्टिलिटी का डिक्रीज़ होना, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन, सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स. व्हाट इज़ सस्टेनेबिलिटी? आपने एक बहुत सिंपल सी लाइन पढ़ी होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट इन विच वी प्रोड्यूस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. तो ये उसी सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है कि हम डेवलपमेंट के ऐसे मार्ग पे ना चले कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए देखने को कुछ बचे ही ना, या यूज़ करने को कुछ बचे ही ना. ठीक है. तो यहाँ पे इस टॉपिक का जो पर्पस है, इट इज़ अगेन टू इंट्रोड्यूस यू टू द जनरल इश्यूज ऑफ एन इकोनॉमी, दैट इज़ कि हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट. और ये कोई नया टॉपिक नहीं है. दिस टॉपिक इज़ क्वाइट वाइब्रेंट इन एवरी स्फेयर ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है. ये जो बड़े बड़े समिट होते हैं, COP27, ठीक है, होने वाला है जो कि फ्यूचर में होगा, एंड वी हैव आर पेरिस अग्रीमेंट, वी हैव क्योटो प्रोटोकॉल, वी हैव वेरियस इन्वायरमेंटलिस्ट जो इन सवालों को उठाते हैं. पर हर इकोनॉमी का ये सवाल है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को चूज़ करे या एनवायरनमेंट को. ठीक है. द पर्पस इज़ टू एनकरेज द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि प्लीज़ डेवलप योर सेल्फ, प्लीज़ इम्प्रूव योर प्रोडक्शन, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट. तभी अगर आप जनरली देखें तो आजकल ग्रीन टेक्नोलॉजी को काफ़ी एम्फसाइज़ किया जाता है. इंडिया इज़ ट्राइंग टू स्विच फ्रॉम एनर्जी बेस्ड, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए इंडिया इज़ ट्राइंग टू गो ग्रीन. ठीक है, इन वेरियस वेज. सो व्हाट शुड वी लर्न? वी शुड लर्न that the techniques, the modern farming techniques or use of modern technologies can increase our yields, can increase our production, but इसका जो environmental drawback है उसको हम neglect नहीं कर सकते. ठीक है. The sustainable agriculture is important to preserve land and water for future generation. So this was our third slide. So the first slide discussed about the issue, that is the limitations of the resources. In the second slide we discussed how these limitations can be met through technology and techniques. Okay. And then in the third slide we discussed कि कैसे ये टेक्नोलॉजीज़, कैसे ये टेक्निक्स एनवायरनमेंट के लिए इनडिसाइसिव हो सकती है. ओके. Now let's move on to our fourth slide, that is how is land distributed between. ये बिल्कुल ही एक थोड़ा नए किस्म का टॉपिक है. ठीक है. How the land is distributed between the farmers of Palampur. Again, there is the unequal distribution of land, large landowners versus many small landless farmers. Again, this is the very basic, very fundamental problem of every economy, कि बड़े बड़े owners versus small
स्मॉल लैंडलेस फार्मर्स, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फार्मर्स एंड लैंड ओनर्स इन द इकोनॉमी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब एक स्टेटमेंट कि इंडिया का जो 1% है, 1% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की कुछ अराउंड 80 to 90% इकोनॉमी को ओन करता है, और बाकी का जो हमारा 99 प्रोडक्शन है वो कुछ 10 to 15% इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। सो दिस डिवाइड, इट इज़ स्पेसिफिकली, ये जो डिवाइड है वो इंडिया में देखा जाता है। सो लेट अस डिस्कस मोर अबाउट दिस, द इम्पैक्ट ऑफ इनहेरिटेंस। क्योंकि यहाँ पे हमने विलेज पालमपुर की बात की है, तो वहाँ पे बताया गया है कि कैसे ये जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अनईक्वल होने में इनहेरिटेंस का भी एक इम्पैक्ट है। इनहेरिटेंस क्या करता है? इनहेरिटेंस आपके लैंड को डिवाइड करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज द पीस ऑफ लैंड विच योर फादर गिव टू यू एंड योर सिस्टर, ठीक है। अभी इसको फर्दर डिवीजन होगा, मे बी आपके किड्स में इट विल बी मोर फ्रेगमेंटेड, ये और डिवाइड होगा, इसका और फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन तक। सो द इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो होती है वो लैंड को बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इन केस अगर आप लोग उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं तो जनरेशन्स आपकी, ठीक है। सो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके? स्मॉल फार्मर्स कैन नॉट सस्टेन फैमिलीज ऑन देयर लैंड अलोन, ठीक है। तो बहुत सारे लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, उनको लेबरर के जैसे काम करना पड़ता है। दिस इशू इज़ ऑल्सो वाइब्रेंट इन आवर इकोनॉमी एंड इट्स नॉट अ न्यू थिंग, ठीक है। So again, what is the purpose of teaching you this particular section? The purpose is to make you understand the social and the economic inequality in the rural India, ठीक है। कि कैसे जो रिसोर्स की जो ओनरशिप है वो आपकी लाइवलीहुड्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। कैसे रिच पुअर का ये जो डीप डिवाइड है, it impacts our day-to-day life. You need to understand that how the land ownership or the ownership of resources is unequal, and there is this economic divide, there is this economic disparity, ठीक है। You have to understand how social structure and land holding patterns affect the income and the employment of a particular family or a person. So these were the 4 sections of your NCERT book, and I know they were not so detailed, but आपके जनरल आइडिया को मैंने एनकैप्सुलेट करने की कोशिश करी है। एंड इफ़ वी गो थ्रू दैम अगेन, दिस इज़ द crux of the 4 topics that you are going to study, that you are going to read all by yourself. My intention और aim is कि आप इसको बहुत लिमिटेड ओपिनियंस हो के ना सोचें, ठीक है। डोंट बी लिमिटेड टू विलेज पालमपुर, थिंक ऑफ इट एज ए बिगर इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी के क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। रिसोर्स लिमिटेशन उसका चैलेंज हो सकता है, फिर वो रिसोर्स लिमिटेशन को कैसे मीट करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग फार्मिंग टेक्निक्स एंड वेरियस टेक्नोलॉजी, ठीक है। देन हाउ सीरियस environment ड्रॉबैक्स कैन इट हैव, why sustainable growth matters, and then we have कि कैसे ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अनईक्वल हो सकता है, ठीक है। नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस एंड द फाइनल अंडरस्टैंडिंग। लैंड इज़ लिमिटेड, so increasing the agricultural production requires the efficiency, ठीक है। Technological progress like irrigation and modern inputs can increase yield but also bring the environmental problems, ठीक है। It brings the environmental problems. The benefits of new technology are unequally distributed, and there is a need for equitable access to resources and sustainable farming. इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए आपको मैंने 10 MCQs यहाँ पे लिख दिए हैं, एंड आई रिक्वेस्ट कि आप एक एक करके इस एक एक MCQ को सॉल्व करें,
सोल्यूशन साथ में ही है, बट अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर रिविजन. ठीक है. सो गो थ्रू दिस ऑल MCQs. द फर्स्ट इज विच वन ऑफ दीज best explains the agricultural why agricultural land in Palampur cannot be expanded. What is the main purpose of introducing multi-cropping? What is the introduction of electric tube well in Palampur primarily contributed to? ठीक है. जो environmental consequence है modern farming method का, वो नहीं है. Which of one of the following is not an environmental consequence? Why is sustainable agriculture important? And then there is, what is the major source of unequal land holding patterns? Which of the following statement is correct about economic situation of Palampur? Which of the following combination correctly represents both positive and negative outcome of modern farming? And then these last questions. So I really hope कि आपको समझ आया होगा. एंड आई विल सजेस्ट कि आप अपनी बुक के एक एक वर्ड को रीड करो और खुद से अपने नोट्स बनाओ एंड देन कम टू दिस फॉर रिविजन. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. ओके, सो आज के लिए इतना ही. विल कम बैक एंड डिस्कस द अनदर टॉपिक. थैंक यू. बाय बाय.